हमारे साथ आज कैपिटल माइंड के दीपक शनॉय जुड़ रहे हैं और उनसे पूछेंगे वो इस मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं। दीपक, पहले तो बैंकों पर ही आपकी राय, जिस तरह की नर्वसनेस, अचानक जो ट्रिगर्स आज सेल साइड के बनते हुए दिखाई दिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है या कोई बड़ा कारण? बिल्कुल। वैसे आई थिंक हर्षदा जी आज आरबीआई ने जो आके जो कमेंट्स भी दिए, आई थिंक इस बार आई थिंक बैंक्स के ऊपर एटलीस्ट उनका उनका व्यू इतना नेगेटिव भी नहीं था। वो कह रहे थे कि कैपिटल रेशियो उनके अच्छे हैं, और इन जनरल जो उन्होंने व्यूज दिए, आई थिंक उससे ये तो नजर नहीं आता कि इंक्रीज्ड कुछ ज्यादा कुछ और रेगुलेटरी ओवरसाइट में कुछ और बहुत ज्यादा आएगा। पर इंटरेस्ट रेट्स अगर आप देखें, बॉन्ड यील्ड्स भी कम हुए हैं एक्चुअली। कल 7.09 थे, आज 7.07 है। तो ये तो नहीं पता है कि क्या हुआ है ऐसा कि बैंक्स में लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है। पर ये भी हो सकता है कि आई थिंक इस साल मेरे हिसाब से एटलीस्ट फाइनेंशियल्स में उतना इंक्रीज आने के चांसेस कम है, मतलब बाकी मार्केट को कंपेयर करते हुए। लेकिन आज के दिन में क्या हुआ है ये मुझे तो आई थिंक एक दिन का कभी मुझे अंदाजा तो नहीं होता है। मार्केट अपने मार्केट का एक अपना खुद का बिहेवियर होता है, शायद उसकी वजह से हुआ होगा। मेरे पास तो आई डोंट हैव अ रीजन राइट नाउ। दीपक, गुड आफ्टरनून। एक रीजन जो एस्क्राइब किया जा रहा है वो जो उन्होंने बोला कि लोन्स में आपको स्पेसिफिकली जो भी अदर चार्जेस हैं उनको इंटरेस्ट रेट में ही जुड़ना होगा। क्या इसका एक इम्पैक्ट लगता है आपको या नहीं? ये एक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अरुण जी, जो आई थिंक हर बैंक को देना जरूरी होता है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस को ये बोला भी गया था कि आप अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं डिस्प्ले करते हो लोन देने से पहले, तो हम आपको ये प्रोडक्ट आगे चलाने नहीं देंगे। ये आई थिंक नवंबर या दिसंबर में हुआ था, और अभी भी वो रूल है कि आपको दिखा देना चाहिए। आप ये भी समझिए कि अगर आपने 6 महीने का लोन लिया है और उस पर आपके 2% का प्रोसेसिंग फी है, तो एक्चुअली एनालाइज 4% हो जाता है। तो अगर आप 10% दे रहे हो तो एक्चुअली आप 14% दे रहे होंगे, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उसके ऊपर और कुछ, तो एक्चुअली आपका नेट 18% हो जाएगा अगर आप देखिए सारे चार्जेस। तो शायद ये भी हो सकता है कि आप ना ले लोन। 18% पे क्यों लेना है लोन? वो तो 10% पे एडवर्टाइज कर रहे थे, 18% नेट लग रहा है अगर। तो इससे शायद रिटेल बोरोइंग, एक्सट्रीम बोरोइंग कम भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोन जो लोग कहें कि ये 12% पे आपको लोन दिया जा रहा है, वो एक्चुअली 30% का हो। इस चीज को अगर आप देखें तो शायद वो उस लेवल की बोरोइंग कम, मतलब एक तरह से दे कुड बी स्लो डाउन इन दैट बोरोइंग। बट वो अच्छा ही है सिस्टम के लिए कि लोग इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन ना लें, तो अच्छा ही होगा। शॉर्ट टर्म में शायद बुरा होगा बैंक्स के लिए, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये प्रैक्टिस अच्छा ही है। ये एक कंसर्न की बात है कि अगर हम सच बता दें लोगों को, तो वो शायद हमारे कस्टमर ना बने। वो वाला पार्ट वो आई थिंक उस हिसाब से अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो शायद अच्छा ही है कि गिरे। अब हाँ, वहां पर खासी करेक्शन आ चुकी है। 650 700 पॉइंट का नुकसान अब निफ्टी बैंक आपको दिखा रहा है। 1.5% देखते ही देखते गायब हो गया। अच्छा, वेरी क्विकली दीपक, एक स्टॉक जिसमें आप लोगों की पोजीशन भी है, LIC, एंड आई एम श्योर ये एक्सपेक्ट आप कर रहे होंगे कि इस पर सवाल आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरह से उसका वक्तव्य रखा अपना सामने कि कंप्लीटली रिटन डाउन PSU था, और लकीली उस स्टॉक में तेजी भी आ चुकी है इन द रीसेंट पास्ट। क्या आप और पोजीशन बढ़ा रहे हैं स्टॉक में? स्टांस क्या है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी डिलीवर करेगी? आज रिजल्ट है वर्षा जी, तो आई थिंक और डिटेल्स आएंगी। लेकिन मुझे लग रहा है इस साल में जिस तरह से उस कंपनी ने ये शुरुआत की कि सिर्फ 5,000 करोड़ का पहले साल में उन्होंने अनाउंस किया था प्रॉफिट्स, हम थोड़े से हैरान हो गए थे कि क्यों इतना कम क्यों है। क्योंकि एक्चुअली प्रॉफिट होना चाहिए था 30,000 करोड़ से ज्यादा। और अगले साल उन्होंने जो इनको अकाउंटिंग तरीके से मतलब उनकी अकाउंटिंग जो पहले थी वो बहुत ज्यादा ही कंजर्वेटिव थी।
तो उन्होंने नॉर्मल अकाउंटिंग जब स्टार्ट किया तब उन्हें दिखाई दिया कि 36,000 करोड़ था लास्ट ईयर में। इस साल में हम एक्सपेक्ट करें 42 टू 45,000 के करीब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ये इसलिए नहीं कि उनकी ग्रोथ है, इसलिए है कि क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अकाउंटिंग चेंज करी है कि टू ब्रिंग इट टू नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो वो थोड़े से धीरे से वो प्रॉफिट बढ़ेगा जिस कंपनी में नजर आ रहा है। और आज के दिन में they can actually afford to pay 35,000 crore of dividend also, क्योंकि उस कंपनी को और कैश की जरूरत नहीं है, और जिस तरह से कैश जनरेट करेगा उससे और कंपनी को फायदा नहीं होगा कि वो कैश जनरेट होता रहे, तो वो प्रॉफिट्स वो शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर सकते हैं। तो वी आर होपिंग फॉर डिसेंट डिविडेंड दिस टाइम, लेकिन अभी तक तो मतलब कोई न्यूज नहीं आया कि कितना डिविडेंड देंगे। आई थिंक वो भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से और भी बढ़ना चाहिए। हम टारगेट्स तो नहीं रखते हैं, हम ये कहते हैं कि देखो एक चीज तो ये जब अकाउंटिंग नॉर्मलाइज होगी, प्रॉफिट्स इनके 45-50,000 करोड़ के करीब आ जाएंगे, उसके बाद ग्रोथ इसको और आगे ले जाएगी। तो आई थिंक ये लॉन्ग टर्म प्ले है, 5-6 साल तक। आई थिंक इट शुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये ऑफ कोर्स मार्केट्स भी कभी कभी अंडर वैल्यू भी करती है, कभी कभी ओवर वैल्यू भी करती हैं। तो आई थिंक सबको ख्याल रखना चाहिए कहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे। हम तो अभी भी पॉजिटिव हैं, हमने कुछ बेचा नहीं, इनफैक्ट हम और खरीद रहे हैं स्टॉक को। ओके, एस्कॉर्ट्स का नंबर्स आए मतलब फॉर ऑल पर्पसेस इनलाइन ही है विद एस्टिमेट्स, जो नंबर्स एटलीस्ट नेट प्रॉफिट पर, मार्जिन भी थोड़ा सा बढ़ा है यहाँ पर। दीपक, एक सेक्टर जहाँ पर नंबर्स बहुत ख़राब आ रहे हैं वो है केमिकल स्पेस, और स्टॉक्स की दोबारा पिटाई होनी शुरू हुई है। यहाँ पर क्या आप वीकनेस में बाय करेंगे या अभी अवॉइड करें? अभी भी अवॉइड ही कर रहा हूँ ऑनेस्टली अनुज, क्योंकि हमारी जो एक्सपोजर थी हमने लास्ट ईयर से आज तक आई थिंक काफी कम करी है। वी हैव सोल्ड मोर देन हाफ आवर पोजीशंस इन द लास्ट ईयर। ये इसलिए क्योंकि एक तो केमिकल्स का साइकिल होता है, वो साइकिल आई थिंक 2021-22 में पीक पे था, और 23 में आई थिंक द डाउनफॉल स्टार्टेड, और अभी भी डाउनफॉल ही चल रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स और प्राइसिंग भी। पार्ट ऑफ द केमिकल्स जो उन्होंने अब तो ट्रेड की वजह से भी उनके आई थिंक एक्सपोर्ट्स में देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द क्राइसिस इन द सुएज कैनाल एंड ऑल दैट, देयर आर सम इश्यूज वहां पे, उसकी वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है, और ग्लोबल डिमांड भी कम है, वो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे आई थिंक नेक्स्ट ईयर में शायद थिंग्स विल स्टार्ट टू चेंज, तो शायद इस साल के एंड में थोड़ी सी कमेंट्री पॉजिटिव होने लगेगी, तब हम देखेंगे। अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि मोस्टली केमिकल्स विल अंडर परफॉर्म, जस्ट लाइक फाइनेंशियल्स, नॉट वेरी पॉजिटिव दिस ईयर। एक पर्टिकुलर स्टॉक जो सबसे ज़्यादा चर्चित है आजकल और काफ़ी इसकी धुलाई भी हुई है, पेटीएम, दीपक का। कंस्ट्रिंग 2 दिन थोड़ी सी रिलीफ मिली, लेकिन आज आरबीआई गवर्नर की तरफ से अगर एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ सफाई आएगी कि एग्जैक्टली क्या खामियां पाई गई थी, उन्होंने बस वो बार बार दोहराया है कि देखिए बायलैटरल मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ खामियां थी जो परसिस्ट कर रही थी। इनफैक्ट हमारे पास वो है हिस्सा जो आरबीआई गवर्नर ने कहा, और उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि अब पेटीएम में क्या स्टांस रखा जाए, क्योंकि अभी भी क्लैरिटी है नहीं, और कंपनी दूसरी तरफ कहती रहती है वी रियली डोंट नो व्हाट आरबीआई एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। एक बार सुनिए डिप्टी गवर्नर साहब ने क्या कहा। In terms of context, as you all know, that this is a supervisory action on a regulated entity for a persistent non-compliance. Second, such supervisory actions are invariably preceded by months and at times years of bilateral engagement, where we not even pointing out, not only pointing out the deficiencies, but also provide more than adequate time for them to take corrective action. Third, of course, is in terms of, as a regulator, it's incumbent upon us to protect the interest of the ultimate consumer, and thereby protecting the stability of the financial system. So these actions have to be seen in that particular context. Finally and emphatically, let me stress and let me emphatically state that the Reserve Bank is and will continue to encourage and support innovation and technology in the financial sector. Let there not be any doubt about Reserve Bank's commitment
to promote fintechs, to promote innovation, to promote technology in the financial system. तो आरबीआई गवर्नर साफ कहते हुए देखिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है फाइनेंशियल सिस्टम्स को और मजबूत करने के लिए, इनोवेशन पर कोई यहाँ पर एक्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये सुपरवाइजरी एक्शन है। अब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ मेंशन भी किया कि ये पेमेंट बैंक पर एक्शन है, ना कि पेटीएम के दूसरे बिजनेस पर, लेकिन वो तार तो सारे उलझे हुए हैं। मेरे ख्याल में दिक्कत वहीं पर है, करेक्ट दीपक? हर्षदा जी, मैं पेटीएम के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, तो हम नहीं कमेंट बिल्कुल स्टॉक के ऊपर या कंपनी के ऊपर हम कमेंट नहीं करते हैं। ओनली थिंग आई विल से हियर इज कि जो बैंक के ऊपर एक्शन है, थोड़े से यूजुअली आरबीआई ख्याल रखते हैं कि लोग इनकन्वीनियंस ना हो। जिस तरह से अगर आपके डिपॉजिट्स हैं या फिर अगर कुछ हैं, वो उनको यूजुअली वक्त देते हैं कि आप नॉर्मली ट्रांजेक्शन कर सको। यहाँ पे अगर आपके 5 करोड़ फास्ट टैग्स हैं जो उस बैंक से लिंक्ड हैं, तो शायद अभी वो लोग सोच रहे होंगे कि क्या करें, फास्टैग चेंज किया जाए, फास्टैग का कोई ट्रांजिशन प्रोसेस होगा, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। तो आई थिंक इन चीजों को देख के हमें ये लगता है कि थोड़ा सा जो एक्शन है उसको प्रोपोर्शनेटली लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट टू कंज्यूमर। पर एब्सोल्युटली आरबीआई को राइट है कि जिस तरह से वो रेगुलेटरी एक्शन लेना चाहे किसी के ऊपर भी वो ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें कोई ये बिल्कुल बात नहीं है कि कोई किसी चीज पे आप नहीं ले सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो का वाला पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। पर यही होना चाहिए कि आई थिंक द ट्रांजिशन प्रोसेस और कस्टमर्स और जो वेंडर्स हैं उनके या फिर जो उनके पार्टनर्स हैं उनको इनकन्वीनियंस कम होना चाहिए, बस वही था। दैट इज माय लिमिटेड पॉइंट। हम पेटीएम के बारे में बिल्कुल वी कैन नॉट कमेंट। ओके, अच्छा देखिए जोमेटो के नंबर्स आ गए हैं। 138 करोड़ का प्रॉफिट है वर्सेस अ लॉस ऑफ 347 करोड़ पिछले साल में सेम क्वार्टर में। और जोमेटो एक स्टॉक है जो लगातार चल रहा है। 138 करोड़ का प्रॉफिट है वर्सेस लॉस ऑफ 347 करोड़ ईयर ऑन ईयर। और रेवेन्यू देखिए 79% जंप करा है रेवेन्यू, 1948 करोड़ से बढ़कर 3288 करोड़ पर रेवेन्यू आया है। अच्छा हर्षदा, इस पर भी मैंने एक 6 महीने पहले करीब एक व्यू अपना बदला था, क्योंकि क्लियरली जब मेरा व्यू बहुत क्लियर है, अगर कंपनीज करेक्टिव एक्शन लेती हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जोमेटो ने क्लियरली करेक्टिव एक्शंस लिए हैं, और मैं खुद जोमेटो का मेंबर भी हूँ, वैसे गोल्ड मेंबर, तो वो दिखता है। मतलब वो जिस तरीके से उनके चार्जेस वगैरह हैं, और स्पेशली न्यू ईयर पर या वैसे, और डिलीवरी चार्जेस पर आजकल कोई देखता भी नहीं है। मतलब आप 5 रुपये एक्स्ट्रा अगर आपने जोड़ दिए तो वो मतलब यू विल नेवर नोटिस। तो खैर इनको प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आ गई। एक न्यू एज कंपनीज को एक चीज़ समझ में आ गई कि अब जो स्टॉक्स हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी पे चलेंगे, आपके सिर्फ स्टेटमेंट पे नहीं चलेंगे। आई थिंक ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। इसके लिए यहाँ पर एक प्रॉफिट नंबर आया और उसको स्क्रीन ने हाथों हाथ लिया। ये मेरे ख्याल से फ्रेश 52 वीक हाई होगा स्टॉक का। और अब तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है अब, क्योंकि यहाँ पर जितना भी स्केप्टिसिज्म था वो सब धीरे धीरे खत्म होगा। और अब लोग इसको, इनफैक्ट इसकी वो प्लेट अगर दिखा दें जिसमें वो वीकली मंथली गेंस दिखाते हैं हम, थोड़ा सा आई थिंक वो रेलिवेंट रहेगी इस समय। थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करके जरा चलाते हैं एक बार। 146 पर इस समय स्टॉक। और ये देखिए, ये बिल्कुल इस 1 महीने में 10%, 3 महीने में करीब 17% के रिटर्न्स जनरेट कर चुका है। और एक बार जरा इसका 52 वीक हाई दिखा रहे हैं, कितना 52 वीक हाई? मेरे ख्याल से 52 वीक हाई होगा ये आज इसका जो स्टॉक है। इसी के आसपास था, 145-46 के आसपास ही था। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा, हाथों हाथ लिया है स्टॉक को बाजार ने 145 एग्जैक्टली। हाँ देखिए, फरवरी के महीने में हमने देखा था 5 तारीख को, और उन लेवल्स पर इस समय टिका हुआ है। इनफैक्ट जोमेटो ही नहीं, पीबी फिनटेक ने भी पहली दफा दीपक वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई। डिलीवरी के नंबर्स में भी हमने इम्प्रूवमेंट देखा है। तो ये कंपनियां जैसा मार्केट चाहता था वैसा ही डिलीवर करने लगी हैं। उम्मीद तो बस यही रहेगी कि ये कायम रहे। बिल्कुल, आई थिंक ऑपरेशनल लेवरेज की बात है। ये जो टेक कंपनीज है इसमें यही होता है कि अगर आप इंक्रीमेंटली 1 रुपए का रेवेन्यू बनाओगे तो 1 रुपए पे आपका जो पहले 30 पैसे का कॉस्ट होता था या 50 पैसे का कॉस्ट होता था, अब वो कॉस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपने टेक के जरिए आपने अपने मार्केट को इंक्रीज किया है, तो आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम रहेगा, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। आई थिंक इसकी वजह से इनको यूजुअली टेक कंपनीज को ज्यादा
वैल्यूएशन भी मिलता है, क्योंकि इनकी जो पोटेंशियल है प्रॉफिट जनरेशन की लॉन्ग टर्म में ये बेटर होती है। आई थिंक जोमेटो ने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है ये कि एक्चुअल नेट प्रॉफिट में चेंज हुआ है। और मैंने नंबर्स डिटेल में तो नहीं देखे हैं, बट एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट 124 प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गुड, 124 crores। एंड देन देयर इज डिलीवरी ऑल्सो, जिनकी लॉजिस्टिक्स में जितना इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं उनकी वजह से आई थिंक दे हैव बीन एबल टू जनरेट a small amount of net profit. I think PB Fintech also very good results. I think this way ये जो लेवरेज दिखा रही हैं अभी फाइनली दिखने को आ रहा है, और उनकी जो ESOP कॉस्ट हैं जो पहले फ्रंट लोडेड थी वो अभी रिलेटिवली कम होते जा रहे हैं, नेक्स्ट फ्यू इयर्स में और कम होंगी, तो उसकी वजह से प्रॉफिट में और एक ट्रिगर आएगा इंक्रीज का। तो आई थिंक दैट वे इट्स अ गुड थिंग। वी डोंट ओन एनी ऑफ देम राइट नाउ, लेकिन अब रिजल्ट्स आ गए तो शायद डिसीजंस लेने पड़ेंगे हमें भी। वैसे EBITDA 51 करोड़ का है हर्षिता, तो मेरे ख्याल से कुछ अदर इनकम का भी कंपोनेंट है यहाँ पर नेट प्रॉफिट में, लेकिन फिर भी फैक्ट कि अब ये 2-3 क्वार्टर से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। अब बस एक चीज़ होगी अब इनके साथ, अब तक तो लॉस मेकिंग थी, अब प्रॉफिट मेकिंग होगी, तो अब वैल्यूएशन निकल के आने लगेगी अब, क्योंकि EPS हमारे पास होगा। तो अब प्राइस टू अर्निंग्स में ये स्टॉक वापस फिर महंगा दिखेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन खैर जो भी है वो मतलब दूसरी तरफ पर है। नंबर्स तो खैर इंप्रूव हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छे नंबर्स। और क्विक कॉमर्स में अब देखना होगा, जो ब्लिंकिट बिजनेस इन्होंने एक्वायर किया था वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी की क्या स्थिति है, क्योंकि वहां पर रेवेन्यू जो है वो ग्रो होकर आया। इनफैक्ट रेवेन्यू क्विक कॉमर्स का डबल हो गया, 301 करोड़ से बढ़कर ये 664 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया, तो वहां पर इंप्रूवमेंट रही है। अच्छा, आपने कहा ये आपके पोर्टफोलियो में इस समय है नहीं, आप नंबर्स देखकर फिर और विश्लेषण करेंगे और डिसाइड करेंगे, लेकिन इन द रीसेंट पास्ट, इन द लास्ट 2 months दीपक, एक पर्टिकुलर आपकी स्कीम जो मोमेंटम वाली थी, या आई थिंक इट्स द सर्च स्कीम, उसकी खूब लोग चर्चा करते हैं, एंड वी हैव सीन दैट ऑन अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कुछ नया लिया वहां पर, कुछ डिस्क्लोज कर पाएंगे? मोमेंटम तो खैर एल्गोरिथमिक स्ट्रेटेजी चेंज होता रहता है। अभी हाल में ट्रेंड आया था पोर्टफोलियो में। अब हम ये नहीं कह सकते प्राइसिंग की वजह से आया था, हम प्राइस को देख के ये एल्गोरिथम डिसाइड करती है कि स्टॉक्स को एंटर करना चाहिए नहीं, और फिर हम उस पर हम डिसीजन ले लेते हैं। तो ट्रेंड हैड कम एंड ट्रेंड ग्लैक्सो हैड आल्सो कम इन, सो मोमेंटम इज जो स्ट्रेटजी है उसको वो हम पास्ट प्राइसेस को देख के हम अपने एल्गोरिथम में डालते हैं, और फिर वो निकल के वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स को हमें बताता है कि ये आपकी पोर्टफोलियो होनी चाहिए। तो इनमें ये स्टॉक्स आए हुए हैं, वो फंडामेंटली तो हमने नहीं लिए थे, पर उनके फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे निकले हैं उसके बाद, और प्राइसेस काफी इंक्रीज हुए हैं। तो ये वो मोमेंटम की बात है। आई थिंक दैट इज द मोर पॉपुलर पोर्टफोलियो, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है। हम ये लोग कहते हैं कि मोमेंटम को चेज नहीं करना चाहिए, हम कहते हैं मोमेंटम को चेज करने में भी अगर आप डिसिप्लिन से करें, मोमेंटम को जब एग्जिट का मौका आता है तो एग्जिट भी करें, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत अच्छा मुनाफा बन सकता है। आई थिंक वो हमने अभी डेमोन्स्ट्रेशन में है, अभी हमने मोमेंटम अभी नियरली 5 years हो गए हैं हमारे PMS में। सर्च इंडिया में अभी रिसेंटली तो आई थिंक हमने LIC का एलोकेशन हमने बढ़ाया था लास्ट 2-3 months में, एंड नए एंट्रीज में अभी इनफैक्ट सम ऑफ द एंट्रीज आर मोर वैल्यू लोअर लेवल स्टॉक्स। अभी रिसेंटली हमने कुछ OMCs में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है, बट मोर ऑफ अ स्पेशल सिचुएशन, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आएंगे फॉर द नेक्स्ट 1 year। तो ये शॉर्ट टर्म सिचुएशन है जो हम स्पेशल सिचुएशन के हिसाब से प्ले कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट लॉन्ग टर्म स्टॉक्स जो हमारे हैं, रिलायंस, LIC, L&T, और काफ़ी डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स भी हैं, तो हम उसको बरकरार रख रहे हैं, एटलीस्ट मैनेजिंग द पोजीशंस, ताकि फिर कुछ अगर ज़्यादा बढ़ के हमारे एलोकेशन में ज़्यादा परसेंटेज हो गए, थोड़े से कम कर रहे हैं, जो कुछ नया ऐड नहीं किया है। हम अर्निंग सीजन के बाद जब Feb 15th हो जाएगा, उसके बाद हम लोग थोड़ी डिसीजन लेंगे, क्योंकि कुछ कैश है एलोकेशन करने के लिए। आई थिंक द न्यू एज स्टॉक्स आर लुकिंग इंटरेस्टिंग, आई थिंक OMCs आर लुकिंग इंटरेस्टिंग ऑल्सो। थोड़े से जो नए स्मॉल कैप मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स हैं उनमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो अभी नाम नहीं बताएंगे, लेकिन क्योंकि हमने बाय अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो उसके बाद ही शायद we can come out with some names. ऑलराइट, चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।